हमारे जो प्याज लगा के 10 दिन हो चुके और इसमें हम पहला स्प्रे ले रहे हैं। तो फंगस जन्म लेंगे तो वहाँ पर पर्पल ब्लॉच होगा या करपा होगा या डाउनी मिल्ड्यू होगा, इन डिसीज का वहाँ पर अटैक हो सकता है। प्याज में जो हम पहला स्प्रे ले रहे हैं उसमें 3 चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए। आज हम हमारे प्याज में जो स्प्रे ले रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, हमारा टारगेट है 1 एकड़ में 300 क्विंटल प्याज का उत्पादन निकालना, और ये टारगेट अगर हमें अचीव करना है तो हमें टाइम पे काम भी करना चाहिए। जैसे कि हमारे प्याज को टाइम पे हमें पानी पिलाना होगा, टाइम पे हमें खाद डालना होगा, टाइम पे हमें स्प्रे भी करना होगा। हमारे जो प्याज लगा के 10 दिन हो चुके और इसमें हम पहला स्प्रे ले रहे हैं। अब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल होगा कि पहला स्प्रे इतनी जल्दी क्यों। तो दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से हमारे यहाँ वातावरण बहुत ख़राब है। वातावरण में ओस आ रही है और वो पत्तियों पर बैठ रही है। अगर वो ओस ऐसी पत्तियों पर बैठेगी तो वहाँ पर फंगस जन्म ले सकती है। तो फंगस जन्म लेंगे तो वहाँ पर पर्पल ब्लॉच होगा या करपा होगा या डाउनी मिल्ड्यू होगा, इन डिसीज का वहाँ पर अटैक हो सकता है। तो इसलिए पहला स्प्रे हम थोड़ा जल्दी ले रहे हैं। साथ ही में हम ड्रिप एप्लीकेशन से कुछ फर्टिगेशन भी कर रहे हैं, ताकि जो प्याज की जो फसल है, जो रबी प्याज है, जो हम प्याज स्टोर करते हैं, वो उसकी जो हार्वेस्टिंग मतलब 4 महीने में हो जाती है, 120 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो। हमारे जो प्याज की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वनस्पतिक बढ़वार है, वो शुरुआती के जो 90 दिन में उनमें हमें कंप्लीट करनी होती है। तो इसलिए जड़ों का अच्छा विकास होना चाहिए। साथ ही में प्याज का जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो फुटाव है, तनों का साइज है, वो अच्छा बढ़ना चाहिए। इसलिए हम ड्रिप एप्लीकेशन से फर्टिगेशन करने वाले। अब वो कौन सा करने वाले ये पूरा आज के वीडियो में बताएंगे। कौन सा हम स्प्रे लेने वाले ये भी पूरा हम डिटेल में बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और हाँ, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। ये पार्ट 2 है 1 एकड़ में 300 क्विंटल प्याज निकालने का सीरीज का। आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, प्याज में जो हम पहला स्प्रे ले रहे हैं उसमें 3 चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए। एक तो सुबह के टाइम पे जो ओस आती है उसके वजह से वहाँ पर फंगस जन्म ले सकती है। तो पहली बात तो हमें फंगस को कंट्रोल करना है, तो इसलिए हमें पहला जो प्रोडक्ट है एक फंगिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात, वातावरण खराब है इसलिए पौधा स्ट्रेस में चला गया होगा, तो इसलिए वहाँ पर जो पत्तियाँ है वो थोड़ी ढीली हो जाएंगी और वहाँ पर थ्रिप्स का या एफिड्स का अटैक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मतलब दूसरी बात, हमें एक इंसेक्टिसाइड यहाँ पर यूज़ करना है, ताकि जो हमारी रस चूसक कीट है वहाँ पर हमें नियंत्रण मिल सके। और तीसरी बात, हमारा जो प्याज है उसकी पत्तियाँ एक तो हमें रफ करनी है, और तीसरी बात, हमारी जो प्याज की पत्तियाँ है वो हमें रफ करनी है। और जो ओस आती है उससे, जो अबायोटिक स्ट्रेस आता है उससे हमारी प्याज को थोड़ा रेजिस्टेंस बनाए। तीसरा प्रोडक्ट हमें एक इस्तेमाल करना है, चाहे वो आप टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा भी। आज हम हमारे प्याज में जो स्प्रे ले रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो पहले स्प्रे में हम इस्तेमाल करें जो फंगिसाइड, जो मैनकोजेब 75% जो टेक्निकल है वो हम इस्तेमाल करें यहाँ पर। और उसी के साथ ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, उसी के साथ हम सिस्टेमेटिक फंगिसाइड में मेटिलैक्सिल जो मैट्रिक नाम से आता है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ जो हमारी रस चूसक कीट है उससे हमें बचाव मिले, इसलिए हम तीसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर प्रोफेक्स सुपर। और साथ ही में हमारी पत्तियों को रफनेस आ जाए और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो अच्छे से होने के लिए यहाँ पर हम तीसरा जो प्रोडक्ट यूज़ करें वो सिलिकॉन का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, एक तो पहली बात जो मैनकोजेब है इससे जो पत्तियों पर जो ऊपर के लेयर पर जो कॉन्टैक्ट फंगस है वो वहाँ पर यहाँ से कंट्रोल हो गया। और दूसरी बात, जो मैट्रिक्स या सिस्टेमेटिक फंगिसाइड से इससे क्या होगा कि जो पत्तियों के अंदर जो फंगस है वो मैट्रिक्स से कंट्रोल होगा। साथ ही में प्रोफेक्स सुपर से हमें जो थ्रिप्स वगैरह हमारे प्याज पर अटैक हो गया है या होगा, तो इससे हमें वहाँ पर दीर्घकाल नियंत्रण मिलेगा। इसमें अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इसमें
प्रोफिनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मेरे हिसाब से मार्केट में अगर थ्रिप्स पे बेस्ट रिजल्ट देने वाला और सबसे सस्ता अगर कोई दवाई होंगी तो वो है परफेक्ट सुपर या प्रोफिनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कोई भी कॉम्बिनेशन। बहुत सस्ती आती है और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देती है। साथ ही में जो हम सिलिकॉन दे रहे हैं, सिलिकॉन से होगा क्या कि जो पत्तियाँ है वो हमारी रफ बनेगी, साथ ही में कड़क बनेंगी। और दूसरी बात, वातावरण खराब है, सूर्य प्रकाश इतना मिलता नहीं है, तो इसलिए प्लांट जो हमारा प्याज है वो ज़्यादा फूड तैयार नहीं कर पाता। तो सिलिकॉन इसके लिए भी बहुत मदद करता है। सिलिकॉन मतलब जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको बढ़ावा देने का काम करता है, पौधों में क्लोरोफिल की लेवल को बढ़ाता है। अगर हम इसकी अगर डोज की बात करें तो मैं 200 लीटर पानी के लिए बताता हूँ। 200 लीटर पानी के लिए हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करें 500 ग्राम। साथ ही में जो परफेक्ट सुपर नाम से जो आता है प्रोफिनोफॉस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन वो हम 250 मिली इस्तेमाल करें। और इसी के साथ जो हम M45 जो मैनकोजेब है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 500 ग्राम और मैट्रिक्स हम 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए। अब ये स्प्रे हम प्याज में 10वें दिन ले रहे हैं और साथ ही में हम उसी दिन ड्रिप के माध्यम से एक न्यूट्रिशन छोड़ रहे हैं। दोस्तों, कौन सी भी फसल हो, जितनी ज़्यादा उसकी जड़ें अंदर तक जाएगी उतना हमें प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें अंदर तक ज़मीन में जाएगी उतनी ज़्यादा वो पोषक तत्वों को अपटेक करेगी, उतने उनकी जो लीफ की साइज़ बढ़ेगी, उतना ही फुटाव बढ़ेगा और हमारे जो फसल है उसका स्टोरेज बढ़ेगा और हमें यील्ड मिलेगा। तो इसलिए जब हमारी प्याज की फसल 10-15 दिन की होती है तब हमें हमारे जो प्याज है उसकी जो रूट डेवलपमेंट करनी है और जो हमने पोषक तत्व दिए उसको भी हमें अपटेक करना है। तो इसलिए हमें माइक्रोराइजर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। माइक्रोराइजर हमारे प्याज में काम कैसे करेगा? माइक्रोराइजर यह एक मित्र कवक है, वो एक मित्र बुरशी है। वो क्या करती है, वो हमारे जो प्याज के रूट है वहाँ पे जाकर बैठती है और उसे फैलाने का काम करती है। और वो जैसे जैसे रूट फैलेंगे वैसे वैसे हमारे जो प्लांट है उसको फॉस्फोरस और जिंक ऐसे अन्नद्रव्य की पूर्ति हम माइक्रोराइजा फंगस वहाँ पर कर लेगी। साथ ही में हमें जो न्यूट्रिशन दे रहे, चाहे वो 10-26 हो या 15-15 हो, बेसल डोज में दे रहे, टॉप ड्रेसिंग में दे रहे, उसकी उपलब्धता जल्दी होने के लिए हमें NPK कंसोर्शिया का इस्तेमाल करना है। अब NPK कंसोर्शिया क्या है? इसमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया है। पहला तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, दूसरा फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया और तीसरा पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। अब ये 3 बैक्टीरिया एक साथ होने की वजह से जो भी हमारे ज़मीन में फिक्स हुआ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या पोटेशियम वो ये बैक्टीरिया अवेलेबल करके देती है और प्लांट उसे इजीली अपटेक करता है। तो इसकी वजह से हमारे जो प्याज है उसमें लगभग 30 से 40% हमारा जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र का खर्चा है वो कम होता है। तो इसलिए हमें NPK कंसोर्शिया का इस्तेमाल करना है। अब हम हमारे जो खेत है उसमें जो माइक्रोराइजा इस्तेमाल कर रहे हैं वो टाटा का रैली गोल्ड नाम से जो आता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के साथ NPK कंसोर्शिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाटा का रैली गोल्ड 100 ग्राम प्रति एकड़ और NPK कंसोर्शिया 1 लीटर, उसको हम 2 दिन के लिए गुड़ के साथ भिगो कर रखेंगे और फिर तीसरे दिन हम ड्रिप के माध्यम से छोड़ देंगे। इससे बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलेंगे। पहले भी हम ये कर चुके, हमें हमारा जो फर्टिलाइज़र का खर्चा है वो कम हुआ है और दूसरी बात हमें अच्छा मतलब जड़ों का अच्छा विकास हुआ है और ओवरऑल डेवलपमेंट में हमें बहुत अच्छी मदद मिली है। तो ये काम आप भी अपने फील्ड पर कर सकते हैं। आपको बस माइक्रोराइजा किसी भी कंपनी का अच्छा माइक्रोराइजा इस्तेमाल करना है और साथ ही में NPK कंसोर्शिया उसको आप गुड़ के साथ होगा या योगर्ट के साथ भिगो कर रखना 2-3 दिन के लिए और फिर आप ड्रिप के माध्यम से छोड़ देना। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अभी तक आपने एग्रीवाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाने वाले। धन्यवाद।